नमस्कार दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड नॉट प्रूव्ड डायरेक्ट वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पंचशील रूल और लास्ट सीन थ्योरी। इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्त, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें बेयर एक्ट के थ्रू, तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं मेंस में इस टॉपिक से। यानी कि हम देखेंगे कि डिस्टिंग्विश करिए डिस्प्रूव्ड वर्सेस नॉट प्रूव्ड में। हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट लिखिए प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड पे। इसके अलावा हम देख रहे होंगे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसको जो कि इसके आगे हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसमें बेसिकली डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल डिफरेंस पता करने को कहा गया, साथ कहा गया टेस्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसमें, और इसका मीनिंग नेसेसिटी स्कोप जानने को कहा गया। और ये कहा गया कि क्या इसके बेसिस पे हम केवल अपना कन्विक्शन बेस कर सकते हैं। सारे इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होंगे दोस्त। वीडियो के एंड में तुम्हें इन सबका जवाब मिल चुका होगा। वीडियो शुरू करते हैं दोस्त। प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड को बेयर एक्ट से शुरू करते हैं। अगर मैं कहूं कि जो बेयर एक्ट में सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें तुम ना याद करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि नॉट प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और प्रूव्ड ये ऑर्डर में तुम्हें याद करना चाहिए। इसका रीजन है, तुम्हारे लिए ट्रिक है। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ में NDPS एक्ट का केस चल रहा है। PS में S छोटा कर दो, फिर N से नॉट प्रूव्ड, D से डिस्प्रूव्ड, P से प्रूव्ड। अगर इस ट्रिक के थ्रू तुम याद करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें कैसे करना। अब चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं, तुम्हारे दिमाग में हो गया इसका ऑर्डर क्या है। उसके बाद तुम देखो नॉट प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड तो मतलब ही क्या है, ना तो प्रूव हुआ ना डिस्प्रूव हुआ, बस लिखने को लिख दिया, तो इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है। बस तुम्हें लिखने याद होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में नॉट प्रूफ दिया है, तो तुम्हें सेक्शन नंबर याद कर लो, ठीक है। बाकी आगे तुम डिस्प्रूव्ड की अगर बात करो तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कोई फैक्ट की अगर कोर्ट बिलीव करती है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या फिर कोर्ट ये बिलीव करती है कि उसका एग्जिस्ट करना इतना इम्प्रोबेबल है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि कोई प्रूडेंट आदमी, मेरे तुम्हारे जैसा समझदार आदमी, किसी भी सर्कमस्टेंस में ये सपोज कर ही नहीं सकता कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता होगा। समझ रहे हो। अगर मैं कहूं सिमिलर इसकी अपोजिट डेफिनेशन प्रूव्ड की, तो वहां पे क्या है कि कोर्ट बिलीव करती है कि कोई फैक्ट है जो हर मतलब या तो ट्रू है या तो उसकी एग्जिस्टेंस को कोई समझदार आदमी हर प्रोबेबल सिचुएशन में मानता होगा कि वो एग्जिस्ट करता होगा। यानी कि सपोजिशन है कि वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर कोर्ट कन्विंस है कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई ट्रू है या वेरी लाइकली टू बी ट्रू है, तो वो प्रूव माना जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्लियर हो रहा है दोस्त? प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड कोई बहुत कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है। बस तुमसे डिस्टिंक्शन के फॉर्म में पूछ लेंगे तो ये टेबल याद कर सकते हो। यहाँ पे वही डेफिनेशन हमने जो लिखी है, यहाँ पे कोर्ट का बिलीफ क्या होता है हमने लिखा है, और इफेक्ट क्या हो रहा होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रहता है। एग्जाम्पल्स याद कर लो, एग्जाम को में सेंटेंसेस बढ़ाने में काम आएगा कि विटनेस और CCTV जो है अगर देख लिया उसके माध्यम से कि कोई बंदी कहीं पे क्राइम सीन पे अवेलेबल था, तो वो बात प्रूव हो गई कि वो अवेलेबल था। उसकी गिल्ट हुई नहीं हुई, बट ये बात तो प्रूव हो गई कि वो अवेलेबल था। साथ ही साथ अगर कोई एलिबाई ये शो कर दे कि मैं दूसरी जगह में था, एलिबाई यानी कि बाय द कंसेप्ट ऑफ एलिबाई अगर हम बात करते हैं, तो अगर मैं कॉलेज में हूं और एलिबाई का मैं प्ली लगाता हूं, तो इसका मतलब है मैं कह रहा हूं कि मैं एल्सवेयर था क्राइम सीन के। एलिबाई मतलब एल्सवेयर, यानी कि मैं CCTV कैमरा कॉलेज का और अटेंडेंस रजिस्टर और टीचर्स की टेस्टिमनी, इसके माध्यम से अगर ये प्रूव कर देता हूं कि मैं कॉलेज में हूं, तो मेरी ये डिफेंस के माध्यम से प्रूव हो जाएगा कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो इस वजह से एलिबाई के थ्रू हम डिस्प्रूव करते हैं कई चीजों को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एविडेंस इज अनकंक्लूसिव, यानी कोई मतलब ही नहीं है दोस्त। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये तीनों बहुत सिंपल से, तुम्हें 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, तुम कहीं भी लिख रहे होगे मजेदार तरीके से इतनी बात लिख के आओगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं केस लॉ इसका, तो तुम याद कर सकते हो कुना @ संजय बेहरे का केस, जिसमें बेसिकली कहा गया कि प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड ये जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रूफ हैं, जो कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस की बात करते हैं। यानी कि सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे कोई फैक्ट प्रूव हो रहा होगा या डिस्प्रूव हो रहा होगा। अगर हमें समझ में आ रहा है कि सर्कमस्टेंसेस की इतनी महत्ता है, तो चलो इन्हें पढ़ भी लिया जाए दोस्त। अगर मैं कहूं डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में क्या अंतर होता है, तो वो अब हम समझ रहे होंगे। डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंसेस होते हैं जो खुद
अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, उन्हें जो है किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरह के प्रेजम्पशन की जरूरत नहीं होती है। वो जो बात प्रूव करते हैं वो अपने दम पे प्रूव करते हैं। यानी कि अगर डायरेक्ट एविडेंस को बिलीव कर लिया जाता है तो वो किसी भी फैक्ट इन क्वेश्चन को विदाउट रिक्वायरिंग एनी फर्दर रीजनिंग और इन्फरेंस प्रूव कर रहे होते हैं। यानी कि ये किसी कंक्लूजन को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अगर आई विटनेस ने सामने वाले के चक्कू घुसेड़ते हुए देख ही लिया अक्यूज्ड को, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है ना दोस्त। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई क्राइम कमिट करते हुए पकड़ा गया ना, तो डायरेक्ट एविडेंस है दोस्त, इसमें कोई और तुम सर्कमस्टेंसेस क्या लाओगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये कंक्लूसिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कंक्लूसिव नहीं हो सकते हैं, रिबटेबल हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सच हो, लेकिन एक चांस है कि ये सच ना भी हो, इस वजह से इन्हें कंक्लूसिव नहीं कहा गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि बावर्ची के फिंगरप्रिंट्स के निशान चक्कू पे थे और उसी चक्कू से बंदी का मर्डर हो गया, अगर मैं कहूं कि बावर्ची ने मर्डर किया, वो दोनों ही उसी टाइम घर में थे, तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई उस टाइम घर में थे, चक्कू से मर्डर हुआ है, बावर्ची के फिंगरप्रिंट्स के निशान भी हैं, तो क्या क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई व्यक्ति वहां छुपा हुआ हो और उसने उस चक्कू को उठाया हो और ग्लव्स पहने हो और लड़की को मार दिया और भाग गया और बावर्ची के निशान पहले से थे, बावर्ची पैनिक कर गया हो और वहां पे सिचुएशन जो है ऐसी बिगड़ गई हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी तो है ना। तो यही खेल है सारा दोस्त। अगर हमें कोई भी ऐसा प्रोबेबल सिचुएशन नहीं छोड़नी है, इवन दो इट इज डायरेक्ट एविडेंस, तो हम पूरी बात क्लियर करके कंफर्म करके ही कोई गिल्ट एस्टैब्लिश करेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर बात करूं ऑन द अदर हैंड, अपने आप में थोड़े से वीक होते हैं, इन्हें एक चेन ऑफ इवेंट्स में लगाना पड़ता है। ये इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं, इनको लॉजिकल इन्फ्रेंस के थ्रू इनमें हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे होते हैं। जैसे कि अगर अक्यूज लास्ट टाइम मूवी देखते हुए पकड़ा गया था किसी के साथ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उस बंदे का मतलब पहले उनके बीच में कुछ लड़ाई भी हुई थी। अब वो जो लड़ाई उन दोनों के बीच में हुई थी वो ऑल्दो सॉल्व हो गई थी, बट उनके बीच में खटास थी और आज उसका मर्डर हो गया है। जिससे लड़ाई हुई थी उसके शर्ट पे उसके खून के निशान है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा ना ये सारी चीजें क्या कर रही हैं। अब जब तुम इन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो तुम्हें लगेगा इसी ने मर्डर किया है। तो ऐसे हमें चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट करना होता है कि ऐसा 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 हुआ होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, तभी गिल्ट एस्टैब्लिश कर सकते हो तुम दोस्त, ठीक है। नेचर क्या है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का? ये इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, लॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं। इसमें कोई भी और हाइपोथेसिस जो है वो हम एक्सक्लूड कर देते हैं, तभी हम गिल्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि गिल्ट जो है इसी की होगी, इसके अलावा और कोई गिल्टी हो नहीं सकता। ये बात हम स्टैब्लिश कर देते हैं दोस्त। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि अगर हम ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट करते हैं तो इसके केवल माध्यम से हम कन्विक्शन कर सकते हैं। हमारे पास भले ही कोई डायरेक्ट एविडेंस ना हो, फिर भी हम कन्विक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति ने किसी को चक्कू मार के भाग गया और वो चक्कू डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ना तो सीसीटीवी कैमरा रहा, ना विटनेस रहा, ना ही तुम्हारे पास कोई मर्डर वेपन रहा, तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या कर रहे होगे दोस्त? तुम जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे रिलाई कर रहे हो उस बंदे की गिल्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए। क्या ये बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। इसका स्कोप क्या है? सिविल क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस में प्रेजेंट होता है। जहां पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता है वहां होता है एविडेंशियरी वैल्यू, तो बिल्कुल बराबर है, कोई कमी नहीं है इसकी एविडेंशियरी वैल्यू, बस इनको सपोर्ट की थोड़ी जरूरत होती है। साथ ही साथ एक अनब्रोकन चेन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जिससे एक जो किसी वजह से ये स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी में रखे जाते हैं दोस्त। तो अगर तुम समझ पा रहे हो स्कोप, तो नेसेसिटी भी समझ लो। नेसेसिटी तभी है जब तुम्हारे पास अनअवेलेबिलिटी है डायरेक्ट एविडेंस की, ठीक है। अब देखो, आई विटनेस वगैरह अगर प्रेजेंट होंगे तो कोई जरूरत है नहीं है। अगर तुम हाइपोथेसिस ऑफ गिल्ट किसी और तरीके से चेन ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश करके कर पा रहे होगे, एस्टैब्लिश तो ही तुम कर सकते हो। इसलिए ये बात ध्यान रखो कि अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जरूरत पड़ रही है तो एक बहुत हाई चांस है कि डायरेक्ट एविडेंस की वहां पे कमी होगी, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमारा कन्विक्शन जो है सीधा सीधा डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे हो सकता है? हाँ, मैंने तो आंसर बता दिया है, लेकिन हमेशा सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हमारे पास हमेशा से रूल नहीं थे कैसे होना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। हनुमंत नारगुंडकर का केस देखना चाहेंगे। सबसे पहला केस है जिसमें हम लोग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की प्रॉपरली बात कर रहे हैं। एक पटवारी साहब हुए, उन्होंने इलीगली एक लैंड को ट्रांसफर कर दिया। उस लैंड को जो है जब ट्रांसफर किया तो उनकी हैंडराइटिंग में ही उन डॉक्यूमेंट्स में वो बात लिखी थी जिसके माध्यम से वो ट्रांसफर हो रहा था। तो क्या यहां पे उस हैंडराइटिंग का एनालिसिस करके उन डॉक्यूमेंट्स पे उस बात
बात को देखते हुए और कोई एविडेंस का ना होते हुए उस बंदे की गिल्ट एस्टैब्लिश करी गई? जी नहीं। तो याद कर लो, ये मतलब हाईली इंपॉर्टेंट केसेस में से एक है। तुम्हें पता होना चाहिए यहां पे इसकी गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल जो है हम लोग राइटिंग पे बेस होके कोरोबोरेटिव एविडेंस के बिना, यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस के बिना ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इनोसेंस को एक्सक्लूड करने के लिए और चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, ऑल्दो यहां पे गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुई, लेकिन एक बहुत शानदार केस की नींव रखी जा चुकी थी, शरद बीरदीचंद शारदा का केस। इसमें हो रहा क्या है, पंचशील रूल, जो कि डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। हुआ यूं कि शारदा जी ने अपनी वाइफ मंजूश्री का सोडियम फॉस्फाइड पिला के मर्डर कर दिया, ऐसा एक्यूजेशन था उनके ऊपर। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिले, जैसे कि डेथ पॉइजन से हुई, लेकिन कोई पॉइजन का वहां नामो निशान मिला नहीं घर में। इसके बाद उन दोनों के बीच में इल ट्रीटमेंट था, हैप्पी मैरिज नहीं थी, लेकिन और डिले हुई एफआईआर लॉन्च करने में। लेकिन क्या ये बात सफिशिएंट है उनकी ये बात प्रूव करने के लिए कि उन्होंने ही मारा था? मुझे लगता है शायद हाँ, कोर्ट को लगा शायद ना। तो यही बात है, एक चेन ऑफ इवेंट्स जो है कंप्लीट कोर्ट को लगा कि नहीं हो रहे हैं, इस वजह से कोर्ट ने इनको भी एक्विट किया। लेकिन कोर्ट ने 5 रूल्स निकाल दिए, जिसको पंचशील रूल कहा कोर्ट ने कहा ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देख सकते हैं कब केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस करके हम गिल्ट एस्टैब्लिश कर रहे होंगे। दोस्त याद कर लो, रट्टा मार लेना कि ईच सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मे बी वगैरह की बात नहीं होनी चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। साथ ही साथ केवल एक बंदे की गिल्ट की तरफ ही इशारा होना चाहिए, कोई और भी हो सकता है व्यक्ति दोषी, इस बात की तरफ कोई इशारा, कोई हल्की सी प्रोबेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। कंक्लूसिव नेचर के होने चाहिए सारे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें इरिवर्टिबल प्रिजम्पशन अप्लाई हो सके। ठीक है, साथ ही साथ सारी अदर हाइपोथेसिस अप्रूव, मतलब कोई भी ऐसा एक दिमाग में हल्का सा विचार आ भी ना सके कि ये और हो सकता है, क्योंकि कोई भी एक इनोसेंट व्यक्ति को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एक चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट हो रही होती है। ये सब चीजें जब हम डायरेक्टली फॉलो कर रहे होते हैं दोस्त, तो हम प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करके सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के माध्यम से बंदे की गिल्ट एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेके आया हूं तुम्हारे लिए, इसको पढ़ के सॉल्व करके मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर हाँ तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग देखने वाले हैं कालीराम का केस। इसमें बेसिकली बात हुई थी क्रिमिनल केसेस के अंदर हम लोग बर्डन होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर, क्या कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर रहा होगा, तभी उसको बात मानी जाएगी। अगर हल्का सा भी बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी कि हल्की सी भी रीजनेबल प्रोबेबिलिटी रह गई, या फिर डिफेंस ने एस्टैब्लिश कर दी कि जो है सामने वाला बंदा गिल्टी नहीं है, तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। 100% आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि सस्पिशन कितना भी ज्यादा हो वो लीगल प्रूफ नहीं माना जाएगा। ठीक है, निजाम का केस है। इसमें बेसिकली कोर्ट हैज टू एग्जामिन द एविडेंस इन इट्स एंटायरिटी एंड एंश्योर दैट ओनली इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एविडेंस इज द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशिंग द गिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस द सर्कमस्टेंसेस मस्ट बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वही सेम बात लिखी शायद बीरदीचंद शारदा वाली। त्रिमुख मरोती कीर्तन का केस है। इसमें वुमेन जो है अपने घर में जली हुई पाई गई। इसमें हुआ क्या कि हस्बैंड और इन लॉज ही केवल उस टाइम प्रेजेंट थे, कोई और डायरेक्ट एविडेंस जो है डाउरी डिमांड का, क्रुएल्टी का नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ कि इन केसेस ऑफ अननेचुरल डेथ इनसाइड द होम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लाइक कंडक्ट एंड फेलियर टू एक्सप्लेन डेथ वाज सफिशिएंट। तो जो है अक्यूज्ड जो है, यानी कि जो घर वाले थे वो साइलेंट थे, और उनके प्रेजेंस में जो है वो सब हुआ था, ये काफी था गिल्ट एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं कि लास्ट सीन थ्योरी, जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव करने का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझ रहे होंगे कि हुआ यहां पे होता क्या है कि जो मर्डर जैसे केस हैं, या एक कस्टोडियल डेथ हो जाती है, या फिर लोगों की घर में मृत्यु होती है, इन जगहों पे क्या होता है, केवल एक्यूज प्रेजेंट होता है और चीजें नहीं होती हैं। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि आखिरी बार वो व्यक्ति जिंदा किसके साथ देखा गया था। तो इसलिए हम यहां पे लास्ट सीन थ्योरी लगाते हैं। इसकी जो ओरिजिन है या रूट्स है या बेसिस है वो कह सकते हो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन से है, यानी कि सेक्शन नंबर 119 जहां पे हम प्रिजम्पशन करते हैं सर्टेन फैक्ट्स का, और यहां पे सेक्शन नंबर 109 जहां पे हम बर्डन ऑफ प्रूफ जो है स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे लेते हैं। स्पेशल नॉलेज लास्ट सीन, आखिरी बार देखा,
वो स्पेशल नॉलेज है। ये एक टूल है जिसके माध्यम से दोस्त हम किसी व्यक्ति का गिल्ट स्टैब्लिश कर रहे होते हैं बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये जो है एक तरह से कॉशन है कि जुडिशरी के लिए कि आप इस पे केवल रिलाई ना करें, आपको आइसोलेशन में इस पे नहीं रिलाई करना है, बल्कि आपको मोटिव, मेडिकल एविडेंस, रिकवरी, फॉल्स एक्सप्लेनेशन बाय द एक्यूज्ड, इन सब चीजों को मिलू के गिल्ट स्टैब्लिश करनी है। एसेंशियल क्या है भाई, इसकी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए बहुत दूर नहीं, ऐसा नहीं कि आज मैं मिला था कल परसों कभी मरा, वो कुछ घंटों का था, मतलब डिपेंड्स ऑन केस टू केस। बस मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सक्लूसिव कंपेनियनशिप जो है साथ साथ जरूर दिखाई मुझे मिलने चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिवली वही दोनों होने चाहिए, एक जो गिल्टी बंदा माना जा रहा है और एक जो मरा है। यहाँ एक की बात नहीं है, 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो 2-3-4 सब साथ में हो, उसके अलावा वो हटे हों और साथ में देखे गए हों और सब साथ में एक साथ हटे हों और लास्ट में कोई एक बंदा ना रह गया हो। तुम समझ रहे हो, अगर मेरे 4 दोस्त हैं और 4 दोस्तों में से मेरी मृत्यु होती है तो तीनों अगर लास्ट टाइम मुझसे एक साथ मिले थे, तीनों इकट्ठे छूटे थे, तो तीनों पे शक जाएगा कि तीनों ने मिलकर मारा है। एक बंदे की बात हमेशा नहीं होगी। अनएक्सप्लेन्ड साइलेंस और फॉल्स एक्सप्लेनेशन, अगर तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि क्यों क्या हुआ होगा, या तुम चुप हो या कोई झूठी बात बता रहे हो, ठीक है, फिर कोरोबोरेटिव एविडेंस तुम्हें चाहिए होगा। ये सब चीजें तुम देख रहे हो एसेंशियल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेचर क्या है, कि ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, नॉट ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या है, नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। लेकिन अभी समझने की कोशिश करो कि ये जो लास्ट सीन थ्योरी है ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है और ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन, इसको हम जो है रिबट कर सकते हैं। इट डज नॉट बाय इटसेल्फ एस्टैब्लिश द गिल्ट, इससे गिल्ट हम एस्टैब्लिश अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चेन ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। केसेस को समझते हैं दोस्त, शरद बिधिचंद साधा यहां भी अप्लाई होगा। लास्ट सीन जो है एक इसका पार्ट है, लास्ट सीन प्रिंसिपल इसका। स्टेट ऑफ यूपी में हुआ ये कि चाइल्ड जो है लास्ट देखा गया अक्यूज्ड के साथ जब उससे पहले उसकी मृत्यु हुई। शॉर्ट टाइम गैप और फॉल्स एक्सप्लेनेशन जो है उसने इस थ्योरी को स्ट्रांग बनाया, क्रेडिबल बनाया और तुम्हारी गिल्ट को एस्टैब्लिश करते हुए इसको पनिशमेंट दिलाई। बोधराज के केस में जो है ये बताया गया कि जो टाइम गैप है वो बहुत नैरो जो है नहीं होना, मतलब जितना कम से कम हो उतना अच्छा, ज्यादा टाइम गैप होगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो दोस्त और तुम्हें समझ में आ रहा हो कि इस तरह से भारतीय साक्षरता नियम तुम्हें कोई नहीं पढ़ाने वाला है पूरे YouTube पे, तो सब्सक्राइब मारो यार, वीडियो देखो और सपोर्ट करने लगो यार। थैंक यू।